लिख लो, छोटा सा ही, ज्यादा पार्ट नहीं। हाँ, एक डिफेक्ट और है ना, जाके कैटरेक्ट, इसके बारे में लिखते हैं, हेड डाल लेना कैटरेक्ट, इसमें लिखो इन दिस द आई लेंस, इन दिस द आई लेंस becomes opaque. In this, the eye lens become opaque. हाँ, मैं बता रही थी प्रोटीन से बना हो रहा था। हाँ, प्रोटीन का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा था। तो सब द आई लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स arranged in regular pattern, arranged in regular pattern, arranged in regular pattern। और ये रेगुलरिटी के कारण ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, लेंस की तरह बिहेव करते हैं ना। फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर अरेंजमेंट, the eye lens is transparent, the eye lens is transparent, the eye lens is transparent। In some eyes the regular pattern gets disturbed, in some eyes the regular pattern gets disturbed, the regular pattern gets disturbed, and this decreases the transparency, the regular pattern gets disturbed and this decreases the transparency। This decreases the transparency and ultimately results in an opaque eye lens, and ultimately results in an opaque eye lens, opaque eye lens। This is called cataract, this is called cataract, CATARACT। हिंदी में इसको अपन मोतियाबिंद बोलते हैं, आंख मोती जैसी हो यहाँ, कैटरेक्ट। उसका नेक्स्ट टाइम इसका करेक्शन, दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड, दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड by placing a suitable lens, this defect cannot be corrected by placing a suitable lens। जैसे हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया करेक्ट किया था ना बाय प्लेसिंग अ सूटेबल लेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पावर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका अंदर का आई लेंस ही पूरा ओपेक हो चुका है। तो आप यहाँ पे कितना भी हाई पावर का लेंस लगा लो, वो लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होके जा ही नहीं पाएगी, रेटिना पे इमेज बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या लिखे, सुटेबल आई लेंस, इंस्टेड इट इज करेक्टेड बाय, instead it is corrected by, instead it is corrected by a surgical operation, a surgical operation by replacing the affected lens, by replacing the affected lens, by replacing the affected lens by an artificial lens, by an artificial lens। ठीक है, तो अपने टॉपिक में आते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स मूवमेंट देखे थे ना, अलग अलग टाइप के, फोटोनास्टिक, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फिर सिस्मोनास्टिक, सर्कमन्यूटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, आज हमें प्लांट्स का ही ना केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, मतलब हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो हेड डाल लेंगे
chemical coordination in plants. Chemical coordination in plants. Chemical coordination in plants. ब्रैकेट में हॉर्मोन्स लिखे हैं ना, प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स. ठीक है. इसमें अगर टोटल 5 टाइप के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे प्लांट्स को, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं. प्लांट्स हॉर्मोन्स. इसमें लिखना नीचे. Unlike animals, plants do not possess nervous system. Plants do not possess nervous system and rely entirely on rely entirely on chemical coordination and rely entirely on chemical coordination. Stop. Some of the hormones are first लिखना पहला auxins. First AUXINS auxins. फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन. इसके बारे में लिखते हैं पहले. एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वैसे प्लांट की जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होंगे वो ऑक्सिन होते हैं. ठीक है. इसमें लिखना द केमिकल सब्सटेंसेस which enhance growth of stem which enhance growth of stem comes under auxins. Comes under auxins. Okay. Some examples of auxins are ABC का लिखना. फर्स्ट ए लिखना. IAA कैपिटल में लिखना पूरा. इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब अपन इसका फुल फॉर्म लिखेंगे IAA. ठीक है. हाइफन डाल के इसका फुल फॉर्म लिखना. इंडोल INDOLE इंडोल 3 acetic acid. Indole 3 acetic acid. Indole 3 acetic acid. ब्रैकेट में लिखना natural auxin. सेकेंड लिखना बी. NAA naphthalene acetic acid. naphthalene सुने क्या पहले? सब्लिमेशन में सुने होंगे ना. naphthalene लाइन मटेरियल होता है ना, जो अगर हीट होगा तो सीधा गैस बन जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सब्लिमेशन प्रोसेस तो सुना है ना. सब्लिमेशन में क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. तो नैपथलीन बॉल्स, वो व्हाइट कलर की जो बॉल्स आती हैं, है ना,
वो जब हीट होगी तो वो डायरेक्टली वेपर और गैस बन जाती है, वो पिघल के लिक्विड दे आती है, ठीक है। तो नैफ्थलीन हुई है, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड ब्रैकेट में NaA, एंड थर्ड लिखना IBA, 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 इसका भी फुल फॉर्म लिखो। आई जो यहाँ पे था इंडोल, वही है इंडोल बट्रिक एसिड, BUTYRIC, BUTYRIC, बट्रिक एसिड, ठीक है। ये 3 ऑप्शन हो गए, उसमें ऊपर वाला नेचुरल है, बाकी दोनों में ना सिंथेटिक लिख देना, बाकी दोनों में ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के, बाकी दोनों आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं, मतलब मैन मेड ऑक्सीजन्स, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम अलग अलग टाइप के कल्चर पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ोगे एपीकल्चर, सुना एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं पिसिकल्चर की बात करूं तो हम फिश को पालते हैं ना, उसको अपन पिसिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। एपीकल्चर मतलब बीज को पालना, मधुमक्खियां, उनको पाल के उनसे हनी लेना, है ना। तो वैसे ही एक टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, वहां पे आप सीड्स को लेके लेबोरेटरी में उनको छोटे छोटे प्लांटलेट्स तक उगाते हैं, और फिर उन प्लांटलेट्स को हम पॉट्स में या फील्ड में सॉइल के अंदर गड़ा देते हैं, ताकि वो ग्रो के बड़े प्लांट्स बन सके। मतलब इनका जो हमने पालन पोषण स्टार्ट किया, वो कहाँ के, एक लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से। तो उनको हम ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, नेचुरल ऑक्सीजन तो उनको सॉइल से या प्लांट्स को मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उन्हें लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ताकि वो ग्रो हो और वो प्लांटलेट्स तक पहुंचे। प्लांटलेट्स मतलब एक छोटे छोटे बोल सकते हैं आप लीफलेट्स टाइप के, जिनको आप बाद में निकाल के पॉट्स में रख दो या फील्ड्स में रख दो, तो वो फिर बड़े बड़े प्लांट्स बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो वहां पे ये जो दो हमने लास्ट के ऑक्सीजन लिखे हैं ना, जो मैन मेड ऑक्सीजन है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वो हम यूज करेंगे टिश्यू कल्चर में, ताकि प्लांट्स का ग्रोथ हो सके, ठीक है। ओके, नीचे लिखना, some practical applications of auxins are, some practical applications of auxins are, some practical application of auxin are, first लिखना cell elongation, cell elongation, हमने पढ़ा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद है आप लोगों को, सुने कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपके प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बिकॉज दो सेल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, वो डिवाइड होके ग्रोथ करते हैं। और कुछ होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जो अपनी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को खो चुके हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये प्लांट्स के टिश्यू थे जो परमानेंट टिश्यूज थे, जो अब और ग्रो नहीं करेंगे। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी 3 टाइप के पड़ते थे, लैटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, जो स्टेम के टिप्स में, रूट्स के टिप्स में होगा। तो इनका सेल का इलोंगेशन होगा, सेल लंबे होंगे तो वो लंबे होंगे तो अल्टीमेटली दे नीड मोर स्पेस, तो इस तरीके से प्लांट की हाइट बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये वैसे भी प्रेजेंट आपके कहाँ पे है, स्टेम में, स्टेम्स में वो सेक्रीट होता है, ठीक है। ओके, तो सेल इलोंगेशन लिखे, इसमें हाइफन डाल के लिखना। IAA जो अपन सबसे पहला वाला लिखे है ना, ऑक्सीजन, जो नेचुरल ऑक्सीजन है, IAA brings the enlargement of cell, brings the enlargement of cell, brings the enlargement of cell by increased endoosmosis, by increased endoosmosis, endoosmosis सुने ना, osmosis नहीं, osmosis को सुने हो ना, 9th में पढ़ोगे कि सेल्स के अंदर लिक्विड का एंट्री या लिक्विड का एग्जिट दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ
ऑस्मोसिस। एयर का एंट्री एग्जिट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन और लिक्विड का एंट्री एंड एग्जिट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अगर एंट्री हो रहा है तो सेल स्वेल होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, और अगर सेल से लिक्विड बाहर आ रहा है तो सेल श्रिंक होगा, एक्सोऑस्मोसिस। नहीं सुना एंडोऑस्मोसिस है ना? जब सेल के अंदर कोई लिक्विड जा रहा है तो ऑब्वियसली सेल फूलेगा ना, स्वेल हो जाएगा। जस्ट लाइक रेजिन्स, वो किशमिश को पानी में डाल दो तो किशमिश फूल जाती है ना, बिकॉज पानी उस किशमिश के अंदर चला गया। अब वही फूली हुई किशमिश को आप एक सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो तो वो पूरा पानी बाहर आ जाएगा, तो वो सिकुड़ जाएगी। तो एक जगह हुआ एंडोऑस्मोसिस और दूसरी जगह हुआ है एक्सोऑस्मोसिस। देखो यहाँ एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा ना, तो सेल इलोंगेशन कैसे होता है? बाय एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस करके सेल को बड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तो वही लिखे अपन कि IAA brings the enlargement of cell by increased endosmosis, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेल का इलोंगेशन मतलब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन। इनिशिएशन, इनिशिएट होंगे, स्टार्ट होंगे, बोल सकते हैं इनिशिएट होना, ठीक है। लिखो इसमें by application of auxins, by application of auxins, by application of auxins, promotion of roots takes place, promotion of roots takes place। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना अगला, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ये सब हम फंक्शन लिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन के फंक्शन इन प्लांट्स बॉडी। रेस्पिरेशन बिकॉज मैं डाल के ऑक्सीजन एप्लीकेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एप्लीकेशन increases the rate of respiration। Oxygen's application increases the rate of respiration, increases the rate of respiration by converting ADP into ATP, by converting ADP into ATP। ये दोनों हम फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा तभी तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन में तो बनता है ना। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ना एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते थे हम उसे। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide, water and energy is formed in the form of ATP। तो वो ADP को जल्दी जल्दी ATP में कन्वर्ट करेगा तो एनर्जी जल्दी फॉर्म होगी, मतलब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ने का मतलब ये है कि मोर एंड मोर एनर्जी इज फॉर्म एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट ना, रेस्पिरेशन। ओके, एक और लिखना, लीफ एंड फ्रूट फॉल, लीफ and fruit fall, leaf and fruit fall। इसमें हाइफन डाल के लिखो, IAA play an important role, IAA play an important role, IAA play an important role in inhibiting INHIBITING। क्या होता है इसका मतलब? इनहिबिट, हाँ, एस्टैब्लिश। इनहिबिट का मतलब क्या होता है?
पहली बार सुन रहे हो? हाँ, इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना. इट इनहिबिट्स द लीफ एंड फ्रूट फॉल. IAA play an important role in inhibiting the leaf and fruit fall. ब्रैकेट में जाओ तो लिख लो प्रिवेंटिंग. इनहिबिटिंग के ब्रैकेट में लिख लो प्रिवेंटिंग. प्रिवेंटिंग मतलब फ्रूट जब तक प्रॉपर तरीके से ग्रो ना हो जाए, उसका वो पक ना जाए, तब तक उसको गिरने नहीं देगा. ठीक है. इनहिबिटिंग द फ्रूट एंड लीफ फॉल. लीफ फॉल भी कब होगा? जब लीफ बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेस्ट एंड स्टार्च, तब जाके एक लीफ टूटती है और गिरती है, एंड देन इट बिकम्स वेस्ट. ठीक है. ओके, लास्ट पॉइंट देखना. लास्ट पॉइंट, कैलस फॉर्मेशन. कैलस, CALLUS, कैलस फॉर्मेशन. ये कैलस वर्ड याद रखना, रिप्रोडक्शन में फिर से पूछूंगा जब हम टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे. अभी मैंने बात की थी ना टिश्यू कल्चर की, कि वहां पे हम ऑक्सिन्स अप्लाई करते हैं ताकि सीड्स जो है वो एक प्लांटलेट तक बन सके, और उसके प्लांटलेट के बाद एक जो फेज आता है ना, उसको अपन कैलस बोलते हैं. कैलस मतलब आप ये समझ लीजिए कि मास ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप समझ लीजिए. जब आपने एक सीड डाला, वो सीड धीरे धीरे ग्रो होगा, इट विल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मल्टीपल सेल्स. तो उन ग्रुप ऑफ सेल को हम कैलस बोलते हैं, और फिर इसी को हम निकाल के पॉट में या फील्ड में लगाएंगे इन द सॉइल. ठीक है. तो कैलस फॉर्मेशन हाइफन डाल के लिखना. सेल्स डिवाइड एट अ रैपिड रेट. सेल्स डिवाइड एट अ रैपिड रेट. सेल्स डिवाइड एट अ रैपिड रेट and leads to callus formation. And leads to callus formation. And leads to callus formation at the point of auxin application. At the point of auxin application. At the point of ऑक्सिन एप्लीकेशन. जहां आपने ऑक्सिन अप्लाई किया होगा वहां पे सेल ग्रोथ बढ़ जाएगा, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू कैलस फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ दिस इज यूजफुल इन टिश्यू कल्चर. दिस इज यूजफुल इन टिश्यू कल्चर. दिस इज यूजफुल इन टिश्यू कल्चर. ठीक है. चलो, सेकेंड टाइप का हार्मोन लिखना. ये तो हो गया ऑक्सिन्स. ठीक है. सेकेंड हार्मोन लिखेंगे. सेकेंड, साइटोकाइनिन. PYTOKININ. साइटोकाइनिन. लिखो हाइफन डाल के. These are the chemical substances. These are the chemical substances which enhance cytokinesis. Cytokinesis. KINESIS. Cytokinesis in the cells of various plants tissue. In the cells of various plants tissue. देखो, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है. साइटो मतलब सेल. ठीक है. एंड काइनेसिस मतलब डिविजन, यानी कि सेल डिविजन. आपने पढ़ा ना अमीबा का बाइनरी फिजन. वापस हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, और ऑलरेडी शायद आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा कि कैसे एक अमीबा का सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनता है ना, फिर वो दो डॉटर सेल अगेन डिवाइड होके दो डॉटर सेल और बन जाएंगे. आपने 9th में पढ़ा मिटोसिस एंड मियोसिस. सुनो ये वर्ड मियोसिस, मिटोसिस नहीं सुने? अच्छा, ठीक है. तो बेसिकली वो सेल डिवीजन ही होता है.
सेल डिवीजन होते समय क्या होता है ना, ये जैसे आपका एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, पहले अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके बाहर चले जाते हैं, इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, 2 स्टेप में होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियो वर्ड कभी सुने? कैरियो या किसी के साथ सुनोगे आप, करो सेल्स में ही यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये तो सुने ना, क्या था प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स? न्यूक्लियस वाला था, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है। तो 2 स्टेप मैंने बोला ना, तो पहला स्टेप क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एंड फिर दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस, पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो कैरियो अपन वहां पढ़ते थे, प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता था, उनके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता था, क्रोमोसोम्स भी कम होते थे, याद है? अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता था, एक अंदर एक डेंस बॉडी होती थी जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते थे, और अंदर क्रोमैटिन फाइबर होता था, कोई 46 क्रोमोसोम्स, और एक फ्लूइड होता था जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में ये सब होगा, बट एक प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। तो कैरियो वर्ड आपका मतलब होता है न्यूक्लियस से। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो ऐसा दिखेगा फर्स्ट सेल सबको, ऐसा, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंड देन दोनों न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म, यानी एक फ्लूइड होता है ना साइटोप्लाज्म, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल, जिसमें सारे ऑर्गेनली फ्लोट करते हैं, ऑर्गेनलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, हाँ मतलब सारे ही मटेरियल डिवाइड होंगे, ठीक है। एक्चुअली हम तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होगा मतलब न्यूक्लियस के सारे मटेरियल डिवाइड होंगे, ठीक है। फिर ये दोनों आधा आधा साइटोप्लाज्म लेके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपका साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो गया। तो जो अपन साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन लिखे हैं, ये बेसिकली प्रमोट करता है सेल डिविजन। इसके पहले वाला सेल को इलोंगेट कर रहा था, एक ही सेल को लंबा कर रहा था, ये सेल को डिवाइड करके 2 बना दे रहा है। समझ रहे हैं क्या दोनों में डिफरेंस? ओके, कितना इसमें एनहांस साइटोकाइनेसिस इन द सेल्स ऑफ वेरियस प्लांट्स टिश्यू, ठीक है। तो इसका सम इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनेसिस, cytokinins, some effects of cytokinins are, हार्मोन का नाम लिखा है ना, साइटोकाइनेसिस तो प्रोसेस हो गया विच इज परफॉर्म बाय साइटोकिनिन, ठीक है। फर्स्ट लिखना सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, फर्स्ट पॉइंट सेल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट और इलोंगेशन में फर्क है कि नहीं? हाँ, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, और एनलार्जमेंट का मतलब पूरे तरीके से बढ़ना ना, इलोंगेशन में तो आप बोल सकते सिर्फ हाइट बढ़ रही है उसकी, ठीक है। तो सेल डिवीजन फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेल एनलार्जमेंट सेकेंड पॉइंट। थर्ड लिखना डिले ऑफ एजिंग, डिले ऑफ एजिंग, डिले ऑफ एजिंग, AGING, इसका क्या मतलब हो, डिले ऑफ एजिंग? हाँ, जैसे हमारे में लगाते हैं ना लेडीज लोग, वो झुर्रियां ना दिखे तो यहाँ क्रीम लगाते हैं ताकि हम थोड़े यंग दिखे, नहीं मतलब वो होंगे 50 साल के बट इतना सब मेकअप करके वो 30 साल के दिखते, राइट? तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एंटी एजिंग, जो चीजें वो लगा रहे हैं वो उनकी एज को कम कर रही है ना, एंटी एजिंग। वैसे ही ये जो हार्मोन है ना, प्लांट के लिए एक तरह का एंटी एजिंग हार्मोन, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, डिले ऑफ एजिंग, सो ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन, सो ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। याद रखना, ये सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच इज द एंटी एजिंग हार्मोन इन प्लांट्स? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन, सॉरी, काइनेसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है। एंटी एजिंग हार्मोन्स, सो ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन, क्लियर है?
हमारे अंदर ऐसा कोई हार्मोन नहीं होता ना, ये इनके अंदर है, तो इसलिए हमको बाहर मेकअप करना पड़ता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखना इसी में ही, रूट एंड शूट इनिशिएशन, रूट एंड शूट initiation and their growth, and their growth, root and shoot initiation and their growth. ठीक है, और एक और कितना पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ dormancy, breaking of dormancy, DORMANCY, डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की ग्रोथ हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां कुछ दिनों के लिए प्लांट की ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, अब और ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं डोरमेंसी, जहां पे सारे फंक्शंस, उसके सारे फिजिकल फंक्शंस कुछ समय के लिए रुक गए, सस्पेंड हो गए, उसको वापस से चालू करने का काम इसका रहता है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डोरमेंसी। इसको ये ब्रेक करेगा, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं मैं, डोरमेंसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रैकेट में देखो, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ हैविंग, स्टेट ऑफ हैविंग, state of having some functions suspended, state of having some functions suspended, suspended समझते हैं ना, कुछ समय के लिए उसको रोक देना, ठीक है, तो क्या लिखे, सस्पेंडेड फॉर अ, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंटली बंद नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखना, helps in developing shape of a cell, helps in developing shape of a cell, helps in developing shape of a cell, सेल का एनलार्जमेंट, सेल का डिवीजन, सेल का शेप, ये तीनों ये मेंटेन करेगा, उसके अलावा ब्रेकिंग डोरमेंसी, एंटी एजिंग हार्मोन, ठीक है, इतना ही पॉइंट लिखे ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड हार्मोन, 5 हार्मोन है टोटल, ठीक है, थर्ड हार्मोन गिबरलिंस, स्पेलिंग लिखो, GIBBER, GIBBER ELLINS, गिबरलिंस, इसको ब्रैकेट में GA भी लिख लेना, गिब्रेलिक एसिड बोलते हैं एक्चुअली इसको, इसलिए GA इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, गिब्रेलिक एसिड, मैं लिखवा देता हूँ, लिखो इसका हाइफन डाल के, गिब्रेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ग्रोइंग टिप्स, गिब्रेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ग्रोइंग टिप्स and stimulate the divisions of the cell. Gibberellins are produced in the growing tips and stimulate the divisions of the cells, divisions of the cells and their elongation, and their elongation, and their elongation. Full stop. It is also called gibberellic acid. It is also called gibberellic acid. GIBBER तक तो वही रहेगा, ELLI तक भी वही रहेगा, NS की जगह C आ जाएगा, समझ रहे हैं स्पेलिंग, GIBBERELLIC, गिब्रेलिक एसिड, GA जो अपन लिखे ना ब्रैकेट में, वो इसलिए है, ठीक है। चलो उसके फंक्शंस लिख लेते हैं कुछ पॉइंट वाइज, functions of GAR, functions of GAR, functions of GAR, first
elongation of stem, elongation of stem, elongation of stem, elongation of stem. सेकेंड लिखना seed germination, seed germination, seed germination. ये तो समझते हैं ना, seeds germinate. एक और लिखो cell division in, cell division in, cell division in cambium, cambium, CANBIUM, सेल डिवीजन इन कैम्बियम. ये कैम्बियम आपके जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना प्लांट्स के, जाइलम एंड फ्लोएम, सुने? जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स जो वाटर और मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स की बॉडी में. तो ये आपके पूरे थ्रू आउट स्टेम रहते हैं ना, तो उस रीजन को हम कैम्बियम बोलते हैं. तो वहां पे सेल्स के डिवीजन को हम सेल डिवीजन इन कैम्बियम बोलते हैं. ठीक है, तो क्या लिखे हैं? सेल डिवीजन इन कैम्बियम. ठीक है, एक और लिखना रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल ऑफ डॉर्फिज्म, DWARFISM, DWARFISM. ये क्या होता है डॉर्फिज्म? गौना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिवर्सल, मतलब वही प्लांट की हाइट को बढ़ाना. ठीक है, तो ये जो तीनों हार्मोन अपन लिखे ना, ये तीनों ग्रोथ हार्मोन है ना. हर में हम ग्रोथ की बात की है ना, ऑक्सिन में भी हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, सेल एलोंगेशन होगा. फिर हमने इसके पहले क्या पढ़ा? सेकेंड, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन में भी हम सेल का डिवीजन की बात कर रहे थे, डोरमेंसी को ब्रेक करने की बात कर रहे थे, राइट. सेल एनलार्जमेंट की बात कर रहे थे, सेल को शेप देने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमने वही लिखा है, स्टेम का एलोंगेशन. तो ये तीनों प्लांट के हार्मोन्स का ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. ठीक है, अब हमेशा थोड़ा ग्रोथ होती रहेगी ना, तो कुछ ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स भी होने चाहिए जो एक एज में आने चाहिए प्लांट्स के भी. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? प्लांट्स भी इनडेफिनेटली ग्रो नहीं होता रहेगा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां पे उनकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी. तो कुछ दो हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकेंगे. ठीक है, तो अगला फोर्थ लिखना एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, ABSCI, ABSCI डबल SIC, एब्सिसिक एसिड, ABSCI डबल SIC, एब्सिसिक एसिड. इसके ब्रैकेट में ABA, शॉर्ट फॉर्म में ABA, ABA. ओके, इसमें लिखो हाइफन डाल के. They work as growth inhibitors. They work as growth inhibitors. देखो फिर से वो वर्ड आया ना, inhibit. कहाँ पढ़े थे अभी inhibit? ऑक्सिन में पढ़े थे ना inhibit. वो लीफ और फ्रूट को फॉल होने से बचाएगा. ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ को बचाएगा, मतलब ग्रोथ के ऑपोजिट काम करेगा, प्रिवेंट ग्रोथ. जितना ग्रोथ होना था ग्रोथ हो गया है. जब ये हार्मोन प्लांट में सेक्रीट होगा, मतलब ये ग्रोथ को रोकेगा. ठीक है, तो दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर्स. सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स आर, some of its effects are first लिखना inhibition of growth, inhibition of growth, inhibition of growth. Second, closing तो of, फर्स्ट क्या था? हाँ, सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? inhibition of growth, INHIBITION, inhibition of growth. Second point लिखना closing of stomata, closing of stomata, closing of stomata under stress condition, under stress condition.
स्ट्रेस कंडीशन का मतलब अगर बाहर पानी का शॉर्टेज है, अगर फॉर एग्जांपल, तो अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस केस में प्लांट्स को भी वाटर की कमी हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन सेंस कर लेता है प्लांट, तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो वो इस एब्सिसिक एसिड का काम है उस चीज को करना। जब भी स्ट्रेस कंडीशंस होंगी वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। इसलिए एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड, देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसी पॉइंट में लिखना ना, देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, therefore also called stress hormone. एक और पॉइंट लिखना, प्रमोट्स लीफ सेनेसेंस। स्पेलिंग लिखना, SENESCENCE, promotes leaf senescence, SENESCENCE। इसमें हाइफन ब्रैकेट डाल के लिखो। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब लीफ भी छोटी से बड़ी होती जाएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये हार्मोन सेक्रेट होगा, वो लीफ की ग्रोथ को भी रोक देगा, ठीक है। वरना लीफ इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी हर प्लांट की, समझ रहे हैं। शुरुआत में छोटी रहेगी क्योंकि उस समय ग्रोथ हो रहा है, हर पार्ट्स का ग्रोथ हो रहा है। ये तीनों हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, शुरू के तीन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन एंड गिबरेलिक एसिड। उसके बाद जब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पे प्लांट की ग्रोथ सफिशिएंट हो जाएगी, तब ये आपका एब्सिसिक एसिड सेक्रेट करेगा प्लांट, ठीक है। चलिए लास्ट लिखना, फिफ्थ हार्मोन इथिलीन, ETHYLENE। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनफैक्ट सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी जो अपन सारे पढ़ रहे हैं। इथिलीन ये भी एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर ही है। ये दोनों लास्ट के ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को रोकने वाले हैं, ठीक है। इसमें लिखो, फंक्शंस ऑफ इथिलीन आर, फंक्शंस ऑफ इथिलीन, फर्स्ट पॉइंट, it induces ripening of fruits, it induces ripening of fruits, it induces ripening of fruits। ये पॉइंट समझ में आ गया? फ्रूट्स को जल्दी पकाएगा ताकि गिर जाए, ठीक है। वो अर्ली स्टेज में फ्रूट को फॉल होने से बचा रहा था, कौन? ऑक्सिन। ये एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद फ्रूट को जल्दी पकाएगा और गिरा देगा, ठीक है। ओके, सेकंड, इट इंड्यूसेस, सेकंड पॉइंट है, इट इंड्यूसेस एपिनेस्टी, EPINASTY, एपिनेस्टी ऑफ लीव्स, एपिनेस्टी ऑफ लीव्स। ब्रैकेट में इसका मतलब देखो, डाउनवर्ड बेंडिंग, डाउनवर्ड बेंडिंग, लीव्स नीचे की तरफ झुक जाएंगी, डाउनवर्ड बेंडिंग। अगला, इट इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स, जितना इलोंगेट होना था हो गए हैं, अभी और इलोंगेट नहीं होने देगा। इट इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ सेल, सेल्स इनहिबिट करेगा ना, रोकेगा मतलब। अगला, it stimulates abscission of, abscission वही ऊपर वाला एब्सिसिक एसिड था ना, उसको एब्सिशन लिखना है, ABSCISS
ION. It stimulates abscission of various plant parts. इसकी abscission की ये तो है, abscisic लिखे हो ना, तो यहाँ पे C की जगह ON लिखना है, abscission. ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स. देखो एब्सिशन का मतलब होता है अलग होना. ये भी तो एब्सिसिक एसिड भी तो आपके सब प्लांट्स पार्ट को अलग ही कर रहा है ना, मतलब ग्रोथ रोक रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो लीव्स गिरेंगी, स्टेम्स गिरेंगी, जहां उनका ग्रोथ खत्म हो जाएगा. तो ब्रैकेट में लिखना है इसके, एब्सिशन इज द प्रोसेस इन विच plants can shed organs such as abscission is a process in which plants shed organs such as fruits, leaves or flowers. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फ्लावर आपके पूरे शेड हो जाते हैं ना. पढ़ा ना आपने वो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में, जब स्टेमन और कार्पल और उसके अलावा दो पार्ट और कौन से रहते हैं, सेपल पेटल. सेपल का काम सिर्फ फ्लावर को सपोर्ट देने का होता है, पेटल का काम वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि वो आए, अट्रैक्ट होके और पॉलिनेशन हो पाए. पॉलिनेशन सुने ना, जहां पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक आ जाए. पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा यानी कि फीमेल वाले पार्ट में आ जाए. पॉलन ग्रेन्स आपके मेल का पार्ट है, आप बोल सकते हो मेल गैमेट है, और स्टिग्मा के अंदर ओवरी, उसके अंदर एग, वहां तक जाना है पॉलन को. तो ये प्रोसेस को अपन पॉलिनेशन बोलते हैं. एक बार पॉलिनेशन हो जाए तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो ओवम तक आके फ्यूज होंगे, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना पूरे सेपल्स और पेटल्स झड़ जाते हैं फ्लावर के. अभी देखिए ना, आम के पेड़ में पहले फूल आते हैं, फिर आम आता है ना उन फूल की जगह, तब वो सारा जो पत्ती, उसकी जो भी फूल के जो पेटल्स होंगे वो सब झड़ जाते हैं. तो इसी को एब्सिशन का मतलब होता है कट. अगर आप उसका लिटरल मीनिंग देखिए ना, इंग्लिश मीनिंग डिक्शनरी में, तो एब्सिशन मतलब होता है कट. तो यहाँ पे आप प्लांट्स के पार्ट को कट कर रहे हो. तो आप नहीं जाके कट कर रहे हो, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये उसके कटिंग प्रोसेस को इंड्यूस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. समझ रहे हैं? यानी मतलब हमारे बॉडी में एब्सिशन नहीं होता क्या, चलो ये हाथ पूरा हो गया, अब ये हाथ अपने आप छड़ जाएगा नीचे, इसको बोलते हैं एब्सिशन. समझ रहे हैं? छिपकली करती है ना एब्सिशन, पूछ छोड़ के भाग जाती है डर के मारे, वो एब्सिशन हो गया, कट हो गया उसका पूछ. ठीक है, बट वहां उनके में रीजनरेशन होता है तो उसकी पूछ वापस आ जाती है. ठीक है, आप क्या लिखे, इट स्टिमुलेट्स एब्सिशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट, और एब्सिशन का अपन ने मीनिंग ब्रैकेट में लिख दिया. ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 4. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखना, इट कंट्रोल्स ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यूज. इट कंट्रोल्स ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यूज. अब और ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, है ना, जितना ग्रोथ हो रहा था हो चुका है प्लांट्स का, तो अब ये ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करेगा आपके प्लांट्स टिश्यू में. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, it induces root hair formation. It induces root hair formation. root hairs कहाँ होंगे? रूट्स में होंगे ऑब्वियसली, है ना. और इनका काम क्या होता है रूट हेयर्स का? जो हम वाटर डालते हैं वो रूट हेयर्स के अंदर ही पहले आता है ना ऑस्मोसिस से, फिर वो आपका ऊपर चढ़ता है इन जाइलम. ठीक है, तो ये आपके 5 प्लांट के हॉर्मोन्स हो गए, जिसमें पहले 3 प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा रहे थे और बाकी दोनों ग्रोथ इनहिबिटर्स. ठीक है, ताकि प्लांट इनडेफिनेटली ग्रो ना करता रहे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाए. ठीक है, तो ये पूरे प्लांट्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास से एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे. वहां हमें पर नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है और उनके हॉर्मोन्स अलग है.
और उनमें ज्यादा हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में, तो हमने, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। और टेस्ट इसी वीक होगा ना उसका